हारून, आपने ये सारी बात हमारी उलमा इकराम की सुनी। ये फरमाइए कि क्रिप्टो जो है इसके पीछे बड़ी बाकायदा एक तंजीम है, ये आखिर हराम करार देना आपके ख्याल में क्यों ठीक नहीं है? अच्छा, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखें, मैंने माशाल्लाह ये कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने तमाम यहाँ पे जो है वो कभी फिक्र से ताल्लुक़ रखने वालों को आपने इनवाइट किया। सबकी मैंने बातें सुन ली। मैं थोड़ा सा ना आपसे कुछ मिनट में लूंगा ताकि मैं पहले बता सकूं कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई। ये जो बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी थी, इसकी वजह क्या थी आने की? जी 8,000 साल पहले जो लोग आपस में तबादला करते थे वो माल से करते थे। यानी कि मैंने अगर हारून अगर बिलाल भाई को अगर मैंने कोई चीज देनी है तो मैं अपनी गंदुम देता था और मैं फिर आपसे लोहा ले लेता था। जी बिल्कुल। इस तरह से चीजों का अदल बदल हुआ। फिर 6,000 साल पहले, यानी कि आज से अगर 6,000 साल पहले चले जाएं तो फिर ये सोना, लोहा, तांबा, ये सारे मेटल आना शुरू हो गए। हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आज से 600 साल पहले फिर ये बैंकारी निजाम आ गया कि तमाम इन चीजों को रियासत ने अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि जो हमारी कमाई थी, जो हमारा पैसा था, जो हमारी उजरत थी, उसको गवर्नमेंट ने, उसको रियासत ने अपने कब्जे में ले लिया कि मैं इसको खुद लेकर आऊंगा। तो उसकी उसने जिम्मेदारी ले ली। हाँ। उस 600 साल में उसने इतनी तरक्की की कि वो आज आपके सामने वो डिजिटल बैंकिंग की हम बात करें या, लेकिन में सबसे बड़ा जो पहलू था वो सेंट्रलाइज बैंकिंग का था, सेंट्रलाइज सिस्टम का था। 2000 में भी ये तरीका अपनाया गया था। डीजी कैश के नाम से एक कंपनी आई थी और उसको डेविड श्रैम, उसको बड़े माने हुए, वो फिजिक्स में उन्होंने पीएचडी भी किया हुआ था, मैथमेटिशियंस भी थे, लेकिन वो फार्मूला उनका फेल हो गया। तो वो ईमेल के जरिए कॉरेस्पॉन्ड कर रहे थे एक दूसरे को पैसे देने का। तो वहां पे डबल स्पेंडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। यानी कि अगर मैं आपको कोई चीज ईमेल करूं और आप बोलें कि हारून मुझे वो ईमेल नहीं मिली, तो मैं आपको दोबारा कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको पैसे दोबारा ईमेल नहीं कर सकता। लेकिन सतोशी नाकामोटो ने 2009 में इसका हल निकाला। उसने ये क्रिप्टो करेंसी, ये खाली करेंसी नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी का नाम है, ये एक प्रोटोकॉल का नाम है, ये एक एल्गोरिथम है, ये इसके पीछे सॉफ्टवेयर कोडिंग डिजाइन की गई है। इसमें दो बड़े इसमें पहलू रखे गए थे कि एक तो इसमें सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होगा, दूसरा इसमें डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि अगर आपको मैंने अगर एक बिटकॉइन भेज दिया है, मैं दोबारा आपको वो बिटकॉइन नहीं भेज सकता, क्योंकि मेरी तरफ से वो खर्च हो गए, आपकी तरफ से वो खर्च नहीं होंगे, बल्कि वो आपके पास रिकॉर्ड में आ जाएगा। बिटकॉइन जब आगाज हुआ 2009 में, तो आप अंदाजा लगाएं कि उस दिन से लेकर आज तक बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी उसमें हॉल्ट होने के अभी तक वो सिस्टम काम कर रहा है। तो सवाल ही पैदा होता है कि इसके पीछे है कौन? देखिए, बिटकॉइन के पीछे मैंने आपको कहा कि इसके पीछे प्रोटोकॉल है, इसके पीछे सॉफ्टवेयर कोडिंग डिजाइन की गई है। मैं इसको हमेशा से एक नाम करता हूँ, उसका नाम होता है एनर्जी बैक प्रोटोकॉल। ये जो आप नोट छापते हैं, ये जो आप करेंसी छापते हैं, जिसके लिए मैं और आप दिन रात बैठ के मेहनत कर रहे होते हैं, ये गवर्नमेंट ने इसको किस तरह कर रही होती है? बगैर किसी एनर्जी के, बगैर किसी मंतक के उसको बना रही होती है। ना उसके पीछे सोना है, ना उसके पीछे कोई ऐसी चीज है जिसकी आप जमानत वो दे सके। ये सिर्फ कहने की बात है। लेकिन अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो जाहिर सी बात है इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। अगर 100 लोग माइनिंग कर रहे हैं तो उसमें से एक कोई जीतता है, यानी कि वो एक पजल सॉल्व करता है, बाकी 99 लोग हार जाते हैं। लेकिन बिजली सबकी खर्च होती है। अगर मैं आपको इस वक्त बिजली का अंदाजा लगाऊं तो पाकिस्तान इस वक्त 150 टेरावाट बिजली खर्च करता है पूरे एक साल में। बिटकॉइन इज कंज्यूमिंग राइट नाउ 190 टेरावाट। अब वो इतनी 190 टेरावाट बिजली अगर वो कोई चीज खर्च कर रहा है, जाहिर सी बात है उसके पीछे वो जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम ही बिटकॉइन है। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये जो फतवा है ये किस तरह, मुझे तो फतवे में ये समझ नहीं आ रहा है। बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग अ क्रिप्टो आप कह सकते हैं एडवाइजर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्रिप्टो करेंसी को हराम कह रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को हराम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब क्रिप्टो करेंसी में दो लोग आपस में एक दूसरे से ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनके दरमियान कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, तो फिर ये मसला कौन सॉल्व करते? तो इसमें माइनिंग मशीनें, इसमें सारी आपकी एआई इंटेलिजेंस मौजूद है जो ये सारा काम कर रही होती है। उसकी वजह से जो है ना बिटकॉइन अपना जो नेटवर्क है वो पिछले तकरीबन 2009 से वो काम कर रहा है, और 10 मिनट के बाद जो ब्लॉक बनाना, उसके अंदर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना, ये सारी चीजें उसके अंदर मौजूद हैं। तो फिर इसमें रियासत का तो काम ही नहीं है। जब रियासत की जिम्मेदारी नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी फिर हम अपने ऊपर ले लेते हैं। यानी कि अगर मेरे पास अपने बिटकॉइन पड़े हुए, आप सबके पास अपनी अपनी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज पड़ी हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी वो आपके अपने पास होती है। इसी तरह अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये वेब 2 की हम बात कर रहे थे कि हमारे पास बैंकिंग सिस्टम है जिसमें वेब 2 है, लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है, यहाँ पर ये वेब 2 का निज़ाम नहीं है, यहाँ पे वेब 3 का निज़ाम आ गया। यानी कि मैं, अगर मेरा वॉलेट है, अगर मेरे पास उसकी प्राइवेट कीज है, तो मैं उसका खुद कस्टोडियन हूँ, और ये बात मुझे पता है कि जब मैं किसी को ट्रांजेक्शन करूंगा तो उसका रिकॉर्ड वहाँ पे दर्ज हो जाएगा। तो इसलिए सारी चीजें देखा जाए तो उसको हम मोड ऑफ पेमेंट ही कह रहे हैं, और इसमें कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं है। हारून मेरे साथ रहिएगा।